Hello guys, welcome back to Instant MBBS. In this video, we will learn about Ebola virus. Ebola virus is also an important topic for PS and university exams. So let's start the video. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एजेंट देखेंगे, होस्ट, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड देन क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एंड इन लास्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख लेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में कैसा आता है इबोला वायरस। इट इज़ वन ऑफ द थ्री मेंबर्स इन द फैमिली फाइलोवायरिडे, ठीक है, और इसका जीनस होता है फाइलोवायरस। फिर इबोला का नाम कैसे पड़ा, तो इबोला रिवर के ऊपर उसका नाम पड़ा है, और फर्स्ट टाइम ये देखा गया था सूडान और जेर इन 1976। ये दोनों कंट्री के नाम है। उस टाइम उसने क्या किया था, 284 पीपल को इन्फेक्ट किया था, जिसमें से 53% मोर्टेलिटी रेट थी। सो नेक्स्ट किस कंट्रीज को, कौन सी कंट्री को इफेक्ट किया बाद में, नाइजीरिया हो गया, साउथ ये अमेरिका हो गया, और स्पेन हो गया। ये सबको देखते हुए WHO ने क्या किया, 8 अगस्त 2014 में ये जो डिसीज़ है, जो भी इबोला वायरस का जो पेंडेमिक था, वो उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनली। फिर आते हैं एजेंट पे। तो इस पे एजेंट क्या है, फाइलो वायरस है, जो इसका जीनस था वो इसका एजेंट है, ठीक है। और होस्ट की बात करें तो जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं और जो भी मॉर्चरी वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल की जो भी बॉडी इन्फेक्टेड बॉडी को हैंडल कर रहे हैं, वो लोग हाई रिस्क के ग्रुप में आ जाएंगे। और रिजर्वायर की बात करें तो वो तो अभी भी अननोन ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में जो है फ्रूट बैट्स को नेचुरल होस्ट माना जाता है इस डिसीज़ के लिए। फिर आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे। तो दो टाइप के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन एंड एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। तो एनिमल टू ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहला जो रीज़न हो सकता है उसका, इन्फेक्टेड एनिमल से कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट आएंगे तो ये इबोला वायरस फैल सकता है। या तो फिर बॉडीज हैंडल करने वाले जो होते हैं रेन फॉरेस्ट में स्पेशली, फॉर एग्जांपल मंकीज के, गोरिल्लास के, चिंपैंजी जो कि इन्फेक्टेड हैं, तो वो लोग ये इबोला वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर ह्यूमन टू ह्यूमन में, यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन देखेंगे तो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आएगा, अगर कोई भी वाउंड है जो कि ब्रोकन स्किन है या अनप्रोटेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। और फिर कॉन्टैक्ट कंटेमिनेटेड नीडल्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये सब तो बहुत कॉमन है। फिर आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है इसमें, ये डिसीज एयर, वाटर या वेक्टर्स तीनों से फैलती नहीं है, ठीक है। डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड वेक्टर्स। फिर आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में कैसा, इसमें सबसे पहला फीवर हो जाएगा 36.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। फिर आते हैं इसमें, फिर इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे, फॉर एग्जांपल हेडेक हो गया, फटीग हो गया, मसल पेन हो गया, मतलब इसमें स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, कोई कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं, ये रैपिडली प्रोग्रेस करता है मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के तरफ, मतलब कि अलग अलग ऑर्गन को इन्वॉल्व करने के लिए ये बीमारी फेमस है। फिर आते हैं डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहला आप लोग उसको पता कैसे करोगे कि वही है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करोगे कि आखिर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है, ऐसा समझे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्सक्लूड करोगे तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन सा आ सकता है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, शिजेलोसिस हो गया, ये सब आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होगे। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पे डायग्नोसिस के, तो इसके लिए एक स्पेशल लैब चाहिए होता है जिसमें बायोसेफ्टी लेवल 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं जो थर्ड स्टेप है, वो RT-PCR करेंगे, क्योंकि जो भी सिम्टम होगा ना, ऑनसेट ऑफ सिम्टम के थर्ड डे पे, मतलब कि आज समझो कि फर्स्ट डे पे ऑनसेट हुआ, तो जो कि पोस्ट थर्ड डे, तो थर्ड डे के बाद जो है वायरस डिटेक्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो RT-PCR करना पड़ता है। फिर कन्फर्मेशन कैसे होगा, तो एंटीजन डिटेक्शन से कन्फर्मेशन हो जाएगा। और फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले उसको आइसोलेट कर दो, फिर सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करो, और फिर हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इम्बैलेंस पे ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस पूरे पूरे लेक्चर का, कि इबोला वायरस के लिए कोई भी ड्रग वैक्सीन है ही नहीं, ठीक है। नो स्पेसिफिक ड्रग वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर इबोला वायरस। फिर आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। तो इसमें दो टाइप के आते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और कंट्रोल ऑफ आउटब्रेक। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन देख लेते हैं पहले। उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको पूरा PPE किट पहनना होता है कंप्लीट, ठीक है। कोई भी ग्लव्स या मास्क ऐसा कुछ छूटना नहीं चाहिए, तब जाके प्रोटेक्ट रहेंगे, प्रिकॉशन हो जाएगा ना। फिर आते हैं हैंड वॉश करने के, पेशेंट केयर के बाद, और आप पहले हैंड वॉश करो, और PPE किट निकालने के बाद भी हैंड वॉश करना पड़ता है। फिर पोस्टमार्टम, जो कि इबोला वायरस का इन्फेक्टेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम अवॉइड करो, ताकि वायरस फैले ना, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, बरियल मिनिमम हैंडलिंग, ठीक है।
मतलब कि जो भी अगर बॉडी को, अगर आप इन्फेक्टेड बॉडी को बरी करने जा रहे हो, तो उसमें कम से कम लोग होने चाहिए, वो भी एकदम पीपी किट के साथ, मतलब कि प्रिकॉशन के लिए। फिर आते हैं कंट्रोल ऑफ आउटब्रेक पे। तो इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, और भी स्टार्ट ऑनसेट ऑफ आउटब्रेक पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन पे आइडेंटिफाई कर लो उसको, फिर लिस्टिंग कर लो, फिर फॉलोअप कर लो। तो ये 3 स्टेप याद रखना आप लोग। तो ये होता है 3 स्टेप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ आउटब्रेक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।